नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से पूछे गए विगत सभी परीक्षाओं में प्रश्न, जिनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं श्याम सुंदर दास जी से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन हैं। आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि हिंदी का शब्द सागर जो होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी इसके लेखक हैं। और यह प्रश्न पीजीटी 2013 और इसके साथ ही टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एक ही बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको 2 से 3 अंक मिलने की पूरी जो संभावना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी श्याम सुंदर दास जी से ही पूछा गया था कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। और आप लोग जानते हैं कि हिंदी की जो कोविद रत्नमाला होती है वो बड़ी सुंदर होती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी की रचना है ना। तो आपने देखा हिंदी शब्द सागर सुंदर होता है और हिंदी कोविद की रत्नमाला जो सुंदर होती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं हैं, परीक्षा में पूछी गई है। इसे दिमाग में आपको बैठाना है। ठीक है। चलिए आगे आप देखेंगे कि आपको 7 से 8 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिनमें पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। अब हिंदी साहित्य की भूमिका हमने बताया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1000 है और 1-2 नहीं बल्कि 40,000 है। इन्हीं कि 1940 में लिखा गया था हिंदी साहित्य की भूमिका। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आसान सा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर ही पूछा गया था और यह प्रश्न था कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया। पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ध्यान में रखिएगा कि भक्ति को पूर्व मध्यकाल हजारी, पूर्व मध्यकाल हजारी, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए वही प्रश्न आ गया कि हिंदी साहित्य की भूमिका का समय, एक बार समय पूछ लिया था तो समय 1940। और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका क्या बोले 1000, 1-2 नहीं बल्कि 40,000, यानी कि 1940 में लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और एक चीज़ और देखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है। और जब मैं क्लास ले रहा था खास तौर से नामकरण को लेकर के आदिकाल के, तो मैंने आपको बताया था कि आदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 गिनते हैं, इसके बाद कहते हैं आदि हजार। तो आदि हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा है। ये ध्यान में रखिएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ना। तो बिल्कुल मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? बस दिमाग में ही बैठाना है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और मनुष्य के 1000 लक्ष्य हैं। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और मनुष्य कितने बोले? मनुष्य के 1-2 लक्ष्य नहीं होते हैं, 1000 लक्ष्य हो गए। एक पूरा हो गया तो दूसरा चाहता है, और दूसरा पूरा हो गया तो तीसरा लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहता है। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। ठीक है। चलिए तीसरे टाइप का जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है वो बिल्कुल आप गासादा तासी, जो कि फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, उनसे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। लगभग आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6-7 प्रश्न, लेकिन ये 6-7 प्रश्न केवल आपको दिखाई दे रहे हैं। मित्रों आप विश्वास करें, कम से कम 13 बार ये पूछा गया है। ठीक है ना। एक प्रश्न 2-2, 3-3 बार पूछा गया है। इसलिए हमें थोड़ा सा लगा कि इससे आप लोगों को कम समय में अवगत करा दे, ताकि हमारे जो भी भाई बहन न्यूली हैं, नए हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कहाँ से प्रश्न कितने आते हैं, तो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और पुराने भाई बहनों के लिए भी बिल्कुल। आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस्तवार दालित लितर इंदुई हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है गासादा तासी, है ना।
तो गासा दातासी। इस्तवार दा, देखिए इस्तवार दा, देखिए यहाँ पे गासा दा, देखिए गासा दा, इस्तवार दा, गासा दा, इस्तवार दा, गासा दा, है ना। दादा को मिला देंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही बन जाएगा। और कब लिखा? 1839 में, 47 में इसका, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक कथन आया था कि यद्यपि मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ, आगे ढेर सारा कथन दिया गया था। तो किसका कथन है? बिल्कुल गासा दातासी का है ना। गासा दातासी जी ने खुद कहा है कि यद्यपि मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ, फिर भी हमारे लिए, है ना, हिंदी उर्दू दोनों। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यद्यपि मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ, किसका कथन है? तो गासा दातासी का है। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि कालक्रम अनुसार प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया। कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो गासा दातासी ने लिखा। ये भी देखिए प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा गया किसके द्वारा? ये प्रश्न पूछा गया था, तो गासा दातासी द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न तो ये पूछा गया था कि हिंदी का प्रथम इतिहास की भाषा कौन सी है? आसान सा प्रश्न था और तमाम भाई बहन हिंदी लिख कर चले आते हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी का प्रथम जो इतिहास लिखा गया था उसकी भाषा फ्रेंच थी। गासा दातासी महोदय ने लिखा था 1839 में। शीर्षक था इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न ये बना था कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? अब सूत्रपात कौन कर सकता है? जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखेगा। तो ध्यान में रखिएगा, गासा दातासी महोदय ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा। ये बड़े आसान से प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मित्रों बिल्कुल गंभीरता से इसे लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात हम लोग करें जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय से संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। तो जॉर्ज गियर्सन की बात करें, पहला तो ये पूछा गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, है ना। इसका लेखक आप सभी लोग जान रहे हैं, गियर्सन जॉर्ज गियर्सन जी हैं, है ना। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? गियर्सन महोदय। ये पूछा गया था कि इसका अनुवाद किसने किया है ना। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और मैंने बताया था कि सन कौन है? बोले सन तो मॉडर्न है, मॉडर्न जैसे देखिएगा सन माने गियर्सन, और सन है तो किशोरी होते हैं। तो किशोरी उसका अनुवाद करेंगे, हमें रखिएगा, है ना। बिल्कुल। आगे दूसरा प्रश्न बना था कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? देखिए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, तो जॉर्ज गियर्सन महोदय थे। और एक प्रश्न ये भी आता है कि किस लेखक ने सर्वप्रथम अपने इतिहास लेखन में काल विभाजन करने का प्रयास किया था या काल विभाजन किया है? तो देखिए इतिहास तो बहुत लिखे गए, पहले लिखा गया, है ना, हिंदी भाषा में लिखा गया, व्यवस्थित रूप से लिखा गया, सब कुछ लिखा गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रश्न ये बन जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? तो यही गियर्सन है, ध्यान में रखिएगा। तो जॉर्ज गियर्सन महोदय ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो सबसे पहले काल विभाजन इन्होंने अपने इतिहास में किया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से इतने प्रश्न तो आप देख पा रहे हैं गियर्सन जी से संबंधित हैं। और ये प्रश्न आपको 3-4 भले दिख रहे हो, लेकिन 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शुक्ल जी से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। और कोई परीक्षा हो अगर शुक्ल जी से प्रश्न ना पूछा जाए तो भाई हो ही नहीं सकता। तो शुक्ल जी ने के अनुसार पूछा गया था आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, ध्यान में रखिएगा, सन ईस्वी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है ना। तो बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है, सब लोग जान रहे हैं, है ना। जनता की चित्तवृत्ति में कौन है? बोले रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न आया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? अब हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप किसने दिया? ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल शुक्ल जी ने दिया था, व्यवस्थित शुक्ल, ध्यान में रखिएगा। आगे एक प्रश्न बना था कि शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान, है ना, द्वितीय उत्थान की बात की जा रही है, कब हुआ था? तो 1800 आप देख पा रहे हैं 93 ईस्वी से 1818 ईस्वी में द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं। 68, 93, 18, पहला 68 में, दूसरा 93 में और तीसरा 18। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि प्रथम उत्थान की बात आ जाती है तो 68, दूसरी उत्थान की बात आ जाएगी तो 1893 और 1918, इसे ध्यान में रखिएगा। पहला उत्थान होता है बिल्कुल 1868 से 1993 तक। दूसरा उत्थान होता है
1893 से 1918, और तीसरा उत्थान होता है 1918 से आप कह सकते हैं अब तक या 75 तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। आगे एक प्रश्न आया था कि शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान, है ना, लेकिन द्वितीय उत्थान को पूछा गया विक्रम संवत में, प्रश्न पूछ लिया था। अब विक्रम संवत की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम उत्थान 1925 से 50, द्वितीय 1950 से 75 होगा, और तृतीय 75 से अब तक होगा। तो द्वितीय उत्थान की बात आ रही है कि सन में आपने देखा कि 93 से 18, द्वितीय उत्थान अगर संवत में देखेंगे तो 1950 से 1975 विक्रम संवत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा गया है। आगे शुक्ल जी के अनुसार प्रथम उत्थान की बात देखिए, फिर आ गई, एक बार तो द्वितीय उत्थान पूछा गया, दोबारा प्रथम उत्थान भी पूछ लिया गया 1868 से 1893 ईस्वी में। और बड़े मजे की बात है कि फिर विक्रम संवत में भी पूछा गया था, है ना, तो 1925 से लेकर के 1950। तो आई थिंक आप लोगों को उत्थान वाला जो प्रश्न है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उत्थान की बात अगर हम लोग करें सन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल 1868 प्रथम उत्थान 68 से 1893, दूसरा उत्थान 1893 से 1918, और तीसरा उत्थान की बात करें तो 1918 से लेकर के अब तक। ठीक है, संवत की बात की जाए तो बिल्कुल 1925 से 1950 प्रथम, और 1950 से 1975 द्वितीय, और 1975 से लेकर के अब तक तृतीय। तो ये ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल आत्मसात कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, आगे एक प्रश्न बना है शुक्ल जी को लेकर कि आदिकाल की वीरगाथा काल नाम किसने दिया, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो सब लोग सोच रहे हैं वीरगाथा किसकी है, बोले भैया वीरगाथा तो राम जी की है, रामचंद्र जी की है ना। तो रामचंद्र जी की मतलब रामचंद्र शुक्ल जी को ध्यान में बैठा लीजिएगा और इस प्रश्न को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक काल की जो गद्य काल, आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने दिया। तो आधुनिक काल को गद्य कौन कह सकते हैं, गद्य शुक्ल जी कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल जी ने कहा है। एक प्रश्न और देखने को मिला था कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो उत्तर होगा शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, है ना, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आगे एक प्रश्न बना है कि कौन सी जो रचना हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी रचना हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी और बाद में उसी का सुधार करके परिवर्तन करके हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1929 में कौन आचार्य राम शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखा था। तो ध्यान में रखिएगा, रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ठीक है, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे एक प्रश्न और बना था कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशन वर्ष, है ना, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कब लिखा था। तो 1929 में लिखा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये सब जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 3 4 बात पूछे गए हैं। एक प्रश्न और बना है शुक्ल जी से ही संबंधित है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के संचित, है ना, तो बिल्कुल शुक्ल जी का कथन है, इसी भी आपको ध्यान में रखना होगा। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, कथन किसका है, तो शुक्ल जी का है। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, शुक्ल जी का कथन है। और भक्ति काल के समय के बारे में शुक्ल जी ने बताया है कि 1375 से 1700 विक्रम संवत जो है वो भक्ति काल का अंतर्गत है, भक्ति काल का समय है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलें तो देखते हैं कि मिश्र बंधुओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मिश्र बंधु भी बहुत महत्व रखते हैं। बात करें मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधुओं से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित कीजिए। मिश्र बंधु के अनुसार जो परिवर्तन काल है 1890 से 1925। और जब भी हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन कब होता है, किसी व्यक्ति का 90% नंबर हो और 90 से उसका घट करके परसेंटेज आ जाए 25%, तो परिवर्तन हो जाता है। तो 90 से 25, 1890 1925, 90 से 25 परिवर्तन, 90 से 25 परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, एकदम रट लीजिए इसको। ठीक है, चलिए
आगे है, आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? तो मिस्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा था। तो प्रारंभ मिस्र बंधु किए हैं, ध्यान में रखिएगा कि प्रारंभ मिस्र बंधु किए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता है, क्लू बना के दिमाग में बैठाइए, ठीक है। एक प्रश्न बना था कि मिस्र बंधु से लेकर के कि मिस्र बंधु का जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, उसका समय क्या था? तो देखिए, मिस्र बंधु विनोद की बात करते हैं तो 1913 में इसका 3 भाग प्रकाशित हो गया था। तो पहले प्रश्न तो यही बनता है कि 1913 में, और कभी कभी प्रश्न बनता है कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। एक रचना है हिंदी नवरत्न। अब हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो भैया ये प्रश्न पूछा गया है। अब हिंदी के नवरत्न कौन है? बोले बंधु। कौन? बोले मिस्र बंधु, बंधु, है ना। तो बंधु हिंदी के नवरत्न है, हिंदी के नवरत्न है बंधु, है ना। और लिखी कब गई है? 10/9/10/9/10, ध्यान में रख लीजिएगा। इसको मैंने क्लू की सहायता से आपको याद कराया है। एक प्रश्न भी बना है, रटा रटाया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि कौन मिस्र बंधु में शामिल नहीं है? तो श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये 3 लोग तो बिल्कुल मिस्र बंधु विनोद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपको भटकाने के लिए दे देता है रास बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो रास बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र का मिस्र बंधुओं से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। ध्यान में आप रखिएगा कि दूर दूर तक रास और कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। आपको भटकाने के लिए प्रश्न दिया जाता है और बहुत से भाई बहन भटक भी जाते हैं, और जो भटक जाते हैं उस सिलेक्शन में अटक जाते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों, थोड़ा सा सेहत इस समय बहुत साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोगों को अपने कार्य में लगे रहना है, ठीक है ना। एक प्रश्न बनता है कि मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य लेखन में योगदान क्या था, है ना। कोई योगदान इनका था? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मिस्र बंधु विनोद 1913 में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, है ना, 4591 कवियों का बिल्कुल संग्रह किया है। तो बहुत बड़ा योगदान है मिस्र बंधु विनोद लिखा है, ठीक है। 13 बंधु विनोद करता है, 13 बंधु विनोद करता है 1913 में मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। आगे एक प्रश्न है आपको फुटकल रूप में देखने को मिल रहा है कि सूर्यदास बाजपेयी से प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। देखिए, हिंदी में 2 रचनाएं हैं, एक है शब्दानुशासन हेमचंद सूरी का, और दूसरा हिंदी शब्दानुशासन। और हिंदी शब्दानुशासन कि सूर्यदास बाजपेयी जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं इस पर बहुत विशेष जोड़ रहा हूँ, स्टार लगा लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में भटकाएगा प्रश्न, ठीक है। आगे एक प्रश्न बना था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जोशुआ केटलर महोदय ने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था। और जब मैं इसकी क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि हिंदी का जो व्याकरण है कौन है? बोला केटलर है, ठीक है ना, केटलर। आगे एक प्रश्न बना है कि पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? और प्रश्न कई बार पूछा है पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। ये प्रश्न मित्रों 2 ही प्रश्न हैं, लेकिन आप विश्वास मानेंगे कि कम से कम 3-4 बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो बिल्कुल पुरानी हिंदी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी नामकरण चंद्र शर्मा गुलेरी, पुरानी गुलेरी। देखे होंगे ना कभी, तमाम हमारे आपके समाज में, गांव में कुछ गूलर है तो पुरानी है। गूलर कब की है? पुरानी है, नहीं कोई गूलर लगाएगा नहीं, बस ध्यान में रख लीजिएगा, गूलर पुरानी, गुलेरी पुरानी, ठीक है। चलिए, अब आप कुछ प्रश्न देख पा रहे हैं जिनमें एक प्रश्न आपको दिख रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखेगा? बच्चे लिखेंगे। कब लिखेंगे? उल्टे सीधे 1996 में, ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन, ये पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर बच्चन जी ने लिखा है, इसे ध्यान में आपको रखना है, वर्ष 1996 में, ठीक है। दूसरा प्रश्न बना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो आधा इतिहास कौन लिख सकता है? डॉक्टर सुमन राजे। देखिए, सुमन जो होता है ना, यानी कि पुष्प फूल पहले आधा खिलता है फिर पूरा खिलता है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि आधा इतिहास सुमन ने लिखा है। कब लिखा? वर्ष 2003 में लिखा है, ठीक है। एक देखिए प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो बिल्कुल ये भी प्रश्न पूछा गया है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक आप जब हम लोग बताते हैं ना, तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि वैज्ञानिक गण 68, ध्यान में रखिएगा। तो वैज्ञानिक गण 1965, है ना। तो गण कितने हैं? 65, ध्यान में रखिएगा, है ना, 1965। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। गण, वैज्ञानिक गण कहते हैं ना, वैज्ञानिक गण,
ठीक है ना, और 1965। आगे है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो देखिए, अधिकांश साहित्यकारों की बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद, ठीक है ना। हिंदी साहित्य विमर्श के अनुसार रचनाकार कौन है हिंदी साहित्य विमर्श, तो भैया हिंदी साहित्य का विमर्श क्या है, बिल्कुल लाल लाल है, लाल लाल फॉर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का विमर्श लाल लाल है, लाल लाल फॉर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे एक प्रश्न आया था कि इतिहासकार एवं उनके नामकरण को सम्मिलित करना है कि किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है। इसको तो आपको पढ़ ही के जाना चाहिए था। जितने भी इतिहासकार हैं और उन्होंने जो नामकरण किया है इसको तो बिल्कुल आपको रटना है। अगर नहीं याद हो रहा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, TGT PGT या कोई भी आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। संपूर्ण है, ट्रिक से है, बिल्कुल आप जाके पढ़ सकते हैं। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए वीरगाथा काल, वीरगाथा किसकी है, राम की है। आदिकाल गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 आज हजार। सिद्ध सामंत राहुल है, सिद्ध सामंत राहुल है, राहुल संकीर्तन। प्रारंभ में मिश्र बंधु करते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक काल है ना। तो आदिकाल का जो नामकरण है इन विद्वानों ने ही शीर्षक से किया है, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। एक प्रश्न देखिए कालक्रम को मिलाने के लिए पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सा काल आएगा, तो छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोग होता है और प्रयोग के बाद नई कविता आती है। तो देखिए कोई व्यक्ति होता है ना, तो क्या होता है, वो छा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रगति किया है। प्रगति क्यों किया? क्योंकि उसने खूब प्रयोग किया था। और जब प्रयोग उसका सफल हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको नई नई कविता आती है, उसका नया परिवर्तन होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक, तो भैया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अगर करना है तो भैया नलिन बिलोचन चाहिए, बिलोचन है ना। तो बिलोचन से हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन करो, बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। रीतकाल का समय एक बार पूछा गया है, तो बिल्कुल 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत जो है रीतकाल का है। रीति क्या है, 17 से 19 मैंने आपको बताया है। और एक रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। अगर पृथ्वी पर आपको राज करना है तो चंद्रमा का प्रदान चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आदिकाल के विषय में भी देखिए कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो बीज वपन बिल्कुल महावीर। बीज वपन, बचपन में बड़े वीर थे है ना, कौन, महावीर, वीर महावीर, ध्यान में रखिएगा। और बीज से ही बहुत बड़ा महावीर पौधा पैदा होता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। जिस भी तरह से आपको याद हो जाए प्रयास करिएगा। आगे फिर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा। सॉरी मित्रों, अब हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज नाम से। 1883 ईस्वी में प्रश्न पूछा गया, स्टार लगा लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका देखिए फिर पूछी गई है ना, आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और हमने बताया था कि हिंदी की आलोचना किसकी, राम कुमार की होती है। कितनी, 1 2 नहीं बोले, 38, 1938 में लिखा गया, 38 आलोचना होती है। 40,000 यानी कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 40 में लिखा गया है। उत्तरी भारत की संत का परंपरा, तो उत्तरी भारत की संत का परंपरा में कौन है, परशुराम। संत परंपरा परशुराम, संत परंपरा परशुराम, परंपरा परशुराम, परंपरा परशुराम, मैंने आपको ऐसे बताया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखिए बच्चन सिंह, ध्यान में रखिएगा, उल्टा सीधा 96 में। आगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के कालक्रम से प्रश्न पूछा गया था, जिनमें पूछा गया था इनका क्रम लगाइए। तो सबसे पहले मिश्र बंधु हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। कुछ ग्रंथों को सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिनमें हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास स्वरूप चतुर्वेदी का है, और हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर बासड़े का है। तो ध्यान में रखते हुए आपको चलना है ना। निश्चित रूप से अगर आप 1 2 बार इसको देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा जाना ही है। इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, एक प्रश्न पूछा गया था, और उसमें कुछ बिल्कुल इतिहासकार देखे गए थे, जिनमें सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। लेकिन बात करें डॉक्टर नागेंद्र जी की, तो नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि उसका आप कह सकते हैं संपादन किया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भटकाने के लिए आपकी परीक्षा में आता है।
डॉक्टर नागे जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है बल्कि संपादन किया है। निम्न में से कौन एक काशी नागरी प्रचारी सभा से संबंधित नहीं है? 3 नाम आप देख पा रहे हैं, रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह, है ना। ये 3 तो काशी नगरी प्रसारी में थे, राम श्याम शिव, लेकिन रामचंद्र शुक्ल उसमें नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जो है काशी नगरी प्रसारी सभा के अंतर्गत नहीं आते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रमुख कथन से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे गए थे, जिनमें था कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास किसका होता है? बालक का होता है, बालकृष्ण का होता है। तो बालकृष्ण भट्ट से हृदय का विकास होगा बाल का। अंतःकरण के चित्रवृत्तियों के चित्र का नाम? तो अंतःकरण के चित्र, अंतःकरण में कौन है? महावीर ने अपने अंतःकरण को फाड़ के दिखा दिया था, भैया देखो राम सीता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नई चाल में ढली भारत नई चाल में ढल रहा है, तो नई चाल में ढली भारत हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक रचना पूछी गई थी कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो बिल्कुल भाषा काव्य संग्रह के लेखक है ना 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा है कि भाषा अगर मिल जाए तो उसको ले जाकर 73 रखो, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य के संबंधित कुछ इतिहास लिखे गए हैं, जिनमें हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतकाल को भी श्रृंगार काल विश्वनाथ जी ने ही कहा है। और प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ ने कहा है। तो देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से संबंधित 3 प्रश्न हैं, और ये 3 प्रश्न तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 7-8 बार पूछे गए होंगे, जिनमें हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ का, रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ जी ने कहा, प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। ठीक है, और एक बार रचना आ गई थी कि जन्मकाल के दृश्य कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले चंद्रबरदाई, फिर जगनिक, फिर अमीर खुसरो, इसके बाद श्रीधर का नाम आता है। तो ये क्रम भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि श्रीचंद, चंद्रबरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो और श्रीधर। और इसके बाद एक रचना है कि हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, इसके लेखक कौन है? तो देखिए भाई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास होता है ना, तो बिल्कुल उदय होता है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास के साथ साथ हिंदी का उदय होता है। तो उदय नारायण तिवारी जी ने इसको लिखा है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।